नमस्कार। आज से हम इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश की क्लासेस जीरो से लेकर एडवांस यानी कि एकेडमिक सेशन हो, चाहे या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फर्स्ट गेट, सेकंड गेट या रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी एसएससी, एमटीएस या एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी क्लासेस के लिए ये बहुत ही यूजफुल क्लास रहेगी, बहुत ही यूजफुल क्लास रहेगी। बात करते हैं इंग्लिश की। कहने को तो ये 7 लेटर से मिलकर बना है, लेकिन ये 7 समुंदर पार से आई है। हम यूं कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है यूरोप की देन है, यानी कि यूरोप में जितनी भी भाषाओं की जननी है वो लैटिन है, और लैटिन से ही इंग्लिश निकली है। जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, उसी प्रकार से ये यूरोप की भाषाएं की जननी जो है लैटिन कहलाती है। हम अगर बात करें तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो ए सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स, पैटर्न्स यूज्ड बाय ह्यूमन टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड ए लैंग्वेज। तो हम यूं कह सकते हैं यह एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो होती है साउंड। क्या होती है? साउंड। मित्रों, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण जो इकाई है वो साउंड है। और साउंड की सबसे छोटी इकाई की बात करें, इसकी भी स्मॉलेस्ट एक यूनिट है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को फाउनीम बोलते हैं। फाउनीम। और यही फोनीम जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, और 44 फनीम साउंड होती है। कितनी होती है? 44 फनीम। यानी कि रिटन फॉर्म ऑफ फनीम इज कॉल्ड ए फोनेटिक सिंबल्स। उन्हें हम फोनेटिक सिंबल्स कहते हैं। और इन्हीं 44 साउंड को हम 26 लेटर के माध्यम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यही 44 ध्वनियों को हम 26 लेटर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर का मतलब हिंदी में अक्षर होता है। आपने पढ़ा होगा, इसकी परिभाषा भी समझी होगी कि ना क्षरति इति अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा ना जा सकता हो, एटलीस्ट उसको हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स हैं, किस किस फंक्शन में क्या क्या काम करते हैं। इंग्लिश में इस लेटर्स के 3 मीन्स है। लेटर्स का मतलब डिस्टर्ब भी होता है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में होता है। जब सिंगुलर फॉर्म में होता है तब इसके 2 मीनिंग होती है। एक तो एक रिटन मीडियम होता है, रिटन माध्यम होता है, पत्र जिसे बोलते हैं। दूसरा अक्षर भी बोला जाता है लेटर्स को। तो हमारे इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स है, और ये 26 लेटर जो है 44 साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से हम ठीक से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। रिटन फॉर्म अलग होती है, उसका साउंड स्ट्रक्चर अलग होता है, साउंड अलग से रिप्रेजेंट करता है, यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खैर, जो भी हो, इसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। लेटर की बात करें तो 2 प्रकार से हम लेटर को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वावल साउंड, वावल साउंड ना कहकर हम वावल्स कह सकते हैं, सिंपली वावल्स लेटर। और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं वावल्स की। तो वावल्स किसे कहते हैं? मित्रों, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये बनता है वाउ अल, यानी कि वा उ अल। वो अलग बात है कि इसे हम देसी तरीके से वोवेल पढ़ देते हैं, क्योंकि डब्ल्यू को वाई ही पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो वावल्स है। इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं कंसोनेंट। तो बात करते हैं, देखो मित्रों, ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउ टू करेक्ट राइट इंग्लिश एंड हाउ टू करेक्ट स्पीच इंग्लिश, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्पोकन क्लासेस की बात हो या फिर रिटन क्लासेस की बात हो। रिटन क्लासेस में हम, जिसे हम फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, उसमें कंपटीशन से संबंधित बहुत सारे एरर आते हैं। उन एरर को फाइंड आउट करने में भी बहुत हेल्प करेगा ये।
अगर हम बात करें वावल्स की, तो वावल्स ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अनरेस्टेड पासेस ऑफ एयर थ्रू माउथ इज कॉल्ड ए वावल्स, यानी कि वह ध्वनि जब हमारे मुख विवर से निकलते समय बिना किसी अवरोध के निकल जाए हवा, तो उस ध्वनि को, उसको हम, उस हवा को हम बोलेंगे स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। तो मुख द्वार से निकलते समय जब हवा बिना किसी अवरोध के निकले तो उससे जो शब्द हैं वो स्वर कहलाएंगे। दोबारा से सुन सकते हैं। ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अनरेस्टेड पासेस ऑफ एयर। अनरेस्टेड का मतलब बिना रुकावट के। अनरेस्टेड पासेस ऑफ एयर थ्रू माउथ इज कॉल्ड ए वावल्स। अगर वावल लेटर की बात करें तो यहाँ पर वावल लेटर 5 है। कितने हैं? 5 लेटर हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर है मित्रों। 1 2 3 4 5। और यही 5 लेटर जो है 20 साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं? 20 साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम इस ए लेटर की ही बात करें तो ये कई शब्दों में अलग अलग साउंड रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां देख सकते हैं, एक शब्द है डे, एक और शब्द है ए आर ई, एक शब्द और है अगो, एक शब्द और है आल्सो, एक शब्द और है हम लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं विलेज। गौर से देखें तो केवल एक लेटर ही यहां पर डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ये यहां पर ए है, इधर भी ए है, ये भी ए और ये भी ए। हम इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जब फोनेटिक बनता है तो यह छोटे ई की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फोनेटिक बनता है ये। इसे हम विलेज पढ़ेंगे। इसका शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है विलेज है। तो यहाँ जो ए साउंड है वो छोटी ई से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि छोटी ई को साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये शब्द की बात करें तो यहाँ पर ये जो ए है, ये ए जो है छोटी ए को साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम पढ़ेंगे डेई। क्या पढ़ेंगे? डेई, यानी कि ए प्लस ई। तो आधा डा है प्लस ए प्लस ई। अब जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा आप करके देख लो, जे डेई। इसी प्रकार से इसके फोनेटिक की बात करें तो इसका फोनेटिक आता है ये आ, यानी कि हम यहाँ ए की बात करें तो ये बड़े आ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े आ की साउंड को क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ ये छोटे आ की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। इसे हम अगो पढ़ेंगे तो यहाँ ये छोटे आ को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये देखो ऑल्सो, क्या है? ऑल्सो, ऑल सो। तो यहाँ आ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मित्रों मैंने कहा ये 5 लेटर जो है 20 वावल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 लेटर में भी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। फॉर एग्जांपल विलेज में आपने देखा, डे में आपने देखा, आर में देखा, एगो में देखा, ऑल्सो में देखा। तो यहाँ पर इसी वजह से हमें ठीक से हम क्या सुन रहे हैं उसका इस मीनिंग क्या होता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। उन सारी समस्याओं की जड़ यही है कि ये यहाँ पर 20 साउंड होती हैं जबकि रिप्रेजेंट होती है केवल 5 लेटर के माध्यम से। देख लीजिए आप। इसी प्रकार से हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट वो सारे साउंड होती हैं जो मैं ये कह सकता हूं कि वावल्स बिना किसी अवरोध के निकलती है, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड जो है अवरोध के साथ निकलते हैं। ये साउंड प्रोड्यूस विद फ्रिक्शन थ्रू माउथ, यानी कि मुख द्वार से निकलते समय फ्रिक्शन के साथ हो, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमारी टंग की शेप होती है वो एंड तक एक जैसी शेप में स्टेबल या स्टैटिक फॉर्म में नहीं रहती बल्कि डायनेमिक हो जाती है। तो हमारी टंग डायनेमिक फॉर्म में हो जाती है, इसलिए हवा अप एंड डाउन करके निकलती है और टकरा टकरा कर निकलती है। इसीलिए उस साउंड को, उस फ्रिक्शन साउंड को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इनकी कुल संख्या जो होती है, इनकी कुल संख्या होती है 19। और यही 19 जो है 24 साउंड को
रिप्रेजेंट करते हैं, 24 साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा था कि आप सोच रहे होंगे कि 5 और 19, इसका मतलब एक और है लेटर का तीसरा पार्ट, और इस लेटर का तीसरा हिस्सा आता है सेमी वावल। क्या आता है? सेमी वावल, यानी कि अर्ध स्वर। आधे स्वर है तो आधे व्यंजन रहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, वो अपने उपयोग के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में है अर्ध स्वर, और उसमें आते हैं डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई। ये उपयोग अनुसार कभी कभी वावल साउंड भी होते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, इस सेमी वावल्स को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सेमी वोवल्स की बात करें तो इसमें एक तो आता है डब्ल्यू, दूसरा आता है वाई। मित्रों, कंसोनेंट जो है दो प्रकार से यूज होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड, शब्द के पहले सिलेबल के रूप में यूज हो तो उन्हें हम रिलीजिंग कंसोनेंट बोलते हैं, और लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड हो तो उन्हें हम अरेस्टिंग कंसोनेंट बोलते हैं। तो कंसोनेंट के दो प्रकार हैं, एक होता है अरेस्टिंग कंसोनेंट यूज के अकॉर्डिंग, और एक होता है तुम्हारा रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। अब अरेस्टिंग कंसोनेंट की बात करें तो मैंने कहा सरल शब्दों में अगर हम कहें शब्द के आखिर में डब्ल्यू और वाई, शब्द के आखिर में डब्ल्यू और वाई यूज हो तो वहां पर वो शब्द के आखिर में यूज हो तो वहां पर वो वावल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये वावल साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यदि डब्ल्यू और वाई, यही डब्ल्यू और वाई रिलीजिंग साउंड के रूप में हो, यानी कि शब्द के प्रारंभ में यूज हो, फर्स्ट लेवल ऑफ द वर्ड हो, शब्द के आखिर में हो, तो वहां पर ये रिलीजिंग कंसोनेंट कहलाएंगे। और रिलीजिंग कंसोनेंट में ये कॉन्सोनेंट साउंड निकालते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और देखते हैं। जनरली यहाँ पर W की दो प्रोनाउंसिएशन, W की दो प्रोनाउंसिएशन, एक तो आता है बड़ा U, बड़ा U, और दूसरा आता है इसका W प्रोनाउंसिएशन, यानी कि या तो ये बड़ा U होगा और या फिर ये वाह होगा, वाह। अब कंडीशन है अगर ये एज ए अरेस्टिंग कंसोनेंट हो, क्या हो? अरेस्टिंग कंसोनेंट हो, जब तो ये साउंड निकालेगा इस ऊ की, किसकी? ऊ की, इसे पूरा लिख सकते हैं। अरेस्टिंग हो तो यहाँ पर ये बड़ी ऊ की साउंड निकालेगा, और रिलीजिंग हो तो डब्ल्यू की साउंड निकालेगा। ऐसे ही हम वाई की बात करें तो वाई भी दो प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करती है, एक अरेस्टिंग कंसोनेंट और दूसरा रिलीजिंग कंसोनेंट। तो अरेस्टिंग कंसोनेंट में ये हमेशा छोटी ई की साउंड को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पर ये वाई एज ए रिलीजिंग कंसोनेंट हो तो वहां पर ये या साउंड यानी कि वाई को रिप्रेजेंट करती है, या को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम और सरल तरीके से समझ सकते हैं इस बात को, जैसे शब्द है न्यू, शब्द है फ्यू, यही वर्ड है ड्यू, ये शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द और है की। अब जहां आप शब्द को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ W एज ए लास्ट लेवल ऑफ द वर्ड यूज हुआ है, यानी कि अरेस्टिंग यहाँ पर कंसोनेंट की तरह यूज हुआ है, और ये W जो है ऊ की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। किसकी साउंड को? ऊ की साउंड को। मित्रों, एक बात यहाँ ध्यान रखना है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। W और Y यदि वर्ड के एंड में यूज होंगे तो वावल साउंड को ही प्रोड्यूस करेंगे, वहीं ये अगर रिलीजिंग कॉन्सोनेंट की तरह यूज होंगे तो वहां एक कॉन्सोनेंट साउंड ही निकालेंगे। देयर इज नो एक्सेप्शन अबाउट दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करें तो W से ठीक पहले ई आ जाए तो यहाँ जो ई है वो या को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कंसोनेंट साउंड को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके फोनेटिक की बात करें तो इसका फोनेटिक बनता है ये न्यू, आप इसे न्यू पढ़ेंगे।
इसी प्रकार से इसे आप, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनता है फ्यू, इसे आप फ्यू पढ़ेंगे, इसे आप ड्यू पढ़ेंगे, और इसे आप फोनेटिक की बात करें तो इसे आप नेव्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा और छोटा बना दो, नेव्यू, नेव्यू। तो कहने का भाव यह है कि जितने भी शब्द हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, उनमें डब्ल्यू लास्ट वर्ड में आता है, यानी कि अरेस्टिंग कंसोनेंट है, और सभी के साथ ये ऊ की साउंड ही निकालेगा, ना कि डब्ल्यू की साउंड। इसे नीब नहीं पढ़ सकते, इसे नेव नहीं पढ़ा जा सकता, इसका जो साउंड है वो न्यू ही पढ़ा जाएगा, इसे न्यू ही प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही वाई शब्द की अगर बात करें तो जैसे ये शब्द है प्ले, जैसे अभी बताया था डे, तो देखो जब इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये वाई जो है ये आई को ही रिप्रेजेंट करता है। डे की बात करें तो यहाँ पर भी ये आई को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा और सरल करने की तो आप इसे यही तो पढ़ते हैं पे, लेकिन इस यहाँ पर अंतिम वाई का या से प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा, यानी कि या नहीं बोला जा रहा। इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यही बनेगा पे, यानी कि यहाँ ये तुम्हें पता है कि एक छोटी ए है और एक छोटी ई है, बराबर आप सब जानते हैं, ये इस प्रकार से बनता है। तो पे बोलो, बे बोलो, लेकिन इस प्रकार से इसे आप नहीं पढ़ सकते, प्ले ये आप नहीं पढ़ सकते, आप सिंपली इसी का प्रोनाउंसिएशन यही करेंगे। तो अंतिम वाई हमेशा आई की साउंड ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिटी शब्द है, सिटी में देख लीजिए, जब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी तो वाई जो है आई साउंड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर भी ये छोटी ई ही साउंड है, तो वाई यहाँ पर इस प्रकार से या का प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहा, इस प्रकार से इसे आप सिटी नहीं पढ़ सकते, सिटी ये नहीं पढ़ सकते, आप सिंपली यही कहेंगे सिटी। क्या पढ़ेंगे? सिटी। बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश में, और क्योंकि ये भाषा है और ये सबसे ज्यादा डिक्शनरी वाली भाषा है यही शब्द, तो ये तो रहा W और Y एज ए अरेस्टिंग कंसोनेंट। रिलीजिंग कंसोनेंट की बात करें तो जैसे ये शब्द है वेल, वेल, तो यहाँ W का प्रोनाउंसिएशन W से ही होता है। इसी प्रकार से एक शब्द और है, जैसे वॉट है, वेन है, वेयर है, ये सारे शब्दों में W जो है एज ए रिलीजिंग साउंड को रिलीज कर रहा है। तो वहां पर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड होता है, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड होता है, रिलीजिंग कंसोनेंट कहलाता है। और यहाँ पर ये W जो है हमेशा W से ही प्रोनाउंसिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा साउंड को। अगर हम बात करें Y की तो आप इसी प्रकार से इसे यस ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यस। तो यहाँ Y का प्रोनाउंसिएशन Y या से ही हो रहा है, इसलिए ये रिलीजिंग कंसोनेंट है और इसका कोई भी इंग्लिश में एक्सेप्शन नहीं है कि रिलीजिंग कंसोनेंट के रूप में W और Y कभी भी वावल साउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कुछ आप गलतियां करते हैं, कुछ शब्दों को आप प्रोनाउंसिएट करने के प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियां करते हैं। फॉर एग्जांपल ये शब्द है, कुछ लोग इसे इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, तो कुछ लोग इसे इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, तो कुछ लोग इसे ये अध्ययन करते हैं, तो कुछ लोग इसे इस प्रकार से। अगर मित्रों गौर से देखा जाए तो ये कभी भी इनमें से कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता। मैंने जैसा पहले ही बताया, वाई यहाँ पर रिलीजिंग कंसोनेंट है और ये या की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये साउंड आ तो रहा है, लेकिन अगर गौर से देखें तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ये वाई है, छोटी ई है, छोटा आ है और रा है, यानी कि या में छोटी ई की मात्रा और रा। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा इसे पढ़ेंगे या में छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये ईयर, 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 ईयर बोलेंगे। तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इसका कोई मतलब एक्सेप्शन नहीं है कि वाई प्रारंभ में आए और किसी वावल साउंड को रिप्रेजेंट करे। मित्रों यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, वो क्या है? कई बार हम बात करते हैं इन्हीं लेटर्स के माध्यम से कि फोनेटिक क्या है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो डालेंगे। फोनेटिक के लिए हम अलग से हम टॉपिक लेंगे, आपकी डिमांड जैसी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जिस चीज को चाहेंगे उसी चीज को
ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लेवल के लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम लेटर से क्या बनता है, शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो बात आती है सेंटेंस की। किसकी, सेंटेंस की। इसके फोनेटिक की बात करें तो इसका फोनेटिक बनता है सेंटेंस। मित्रों, सेंटेंस एक सजा भी होती है, यानी कि वर्डिक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम अगर बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है। अलग अलग ग्रामेरियन ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे रेने मार्टिन कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक शब्द या एक शब्द समूह जो कंप्लीट यानी कि पूर्ण अर्थ प्रदान करे, वाक्य कहलाता है। अगर हम जेसी नेस्फील्ड की बात करें तो वो कहते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच हैव ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जो किसी के महत्वपूर्ण आवश्यक अंग हो, वो वाक्य कहलाता है। तो सेंटेंस में दो चीजें हमें सामने मिलती हैं। एक आता है तुम्हारा सब्जेक्ट और दूसरा आता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो ये कंपलसरी होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर नहीं होता सब्जेक्ट का मतलब, क्योंकि हम छोटे स्तर पर कह सकते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम जो कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में यहाँ पर इस सब्जेक्ट का मतलब डूअर नहीं होता। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड डिनोट्स बाय थिंग और पर्सन अबाउट विच समथिंग इज सेड। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जेसी नेस्फील्ड कहते हैं। तो जेसी नेस्फील्ड महोदय कहते हैं कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड डिनोट्स बाय थिंग और पर्सन अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि शब्द या शब्द समूह जो किसी व्यक्ति या वस्तु को रिप्रेजेंट करता हो और जिसके बारे में हम कुछ कहा जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वही कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे फंक्शन है। सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से काम कर सकते हैं, इसे पहचानने का और भी सरल तरीका है कि यदि वर्ब से पहले हु और व्हाट का आंसर है, हु और व्हाट का आंसर मैन वर्ब से पहले हो, मैन वर्ब से पहले हो, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। बात करते हैं प्रेडिकेट की। हिंदी में इसे उद्देश्य भी कहा सकते हैं, हिंदी में इसे उद्देश्य, इसे हिंदी में विधेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधेय। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में 4 कंपोनेंट होते हैं और इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है वर्ब का, दूसरा आता है ऑब्जेक्ट का, तीसरा आता है कॉम्प्लीमेंट का और चौथा आता है एडवर्बियल, एडजंक्ट। तो प्रेडिकेट में 4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन वर्ब जो है सबसे मोस्ट एसेंशियल होता है। मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट इज ए वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस की एग्जिस्टेशन नहीं होता है और बिना वर्ब के उस पार्ट ऑफ स्पीच को, उस क्लॉज को हम प्रेडिकेट नहीं कह सकते। तो प्रेडिकेट में अगर वर्ब नहीं है तो वो प्रेडिकेट नहीं कहलाएगा, भले ही उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट हो, एडवर्बियल एडजेंट हो, ऑब्जेक्ट हो ना हो, कॉम्प्लीमेंट हो या ना हो, एडवर्बियल एडजेंट हो या ना हो, लेकिन वर्ब का होना कंपलसरी है। और इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में से यदि हम सब्जेक्ट को निकाल देते तो पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट का कहलाएगा। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो यहां पर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो पूरा हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है। और मैंने अभी जस्ट कहा कि ये इस प्रेडिकेट में ये यहाँ पर क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। और वर्ब के अलावा ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन, और ये यहाँ पर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। यानी कि अगर हम दोनों को मिलाकर कहें तो ये पूरा का पूरा क्या बनता है, एक तरह से एडवर्बियल एडजेंट बनता है। क्या बनता है? एडवर्बियल एडजेंट भी कह सकते हैं। तो मित्रों, आज की क्लासेस में हमने केवल लेटर्स के माध्यम से लेटर ही सुना। आज की क्लास में हमने केवल लेटर्स और तुम्हारे साउंड के बारे में ही सुना। अगली क्लासेस में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार। पिछले वीडियो में, इंग्लिश की वीडियो में हमने केवल लेटर्स के बारे में चर्चा की। लेटर्स के बारे में हमने बताया कि साउंड दो प्रकार से होती है, एक वावल्स लेटर होते हैं और एक कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में हमने जानकारी दी। आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की। जैसा कि आपको पता है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक चाहे कितने भी वर्ड हो, यानी कि एक सेंटेंस में चाहे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड इंक्लूड हो, लेकिन उनमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा कोई भी शब्द नहीं मिलता। और देयर आर 8 नंबर इन पार्ट, यानी कि देयर आर इन 8 नंबर। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये 8 की संख्या में होते हैं। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक यही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। रेड मार्टिन कहते हैं कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which divided into different kind or classes according to their usage। जो उपयोग के हिसाब से विभिन्न भागों में बटे हुए शब्द यही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। हम चर्चा करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या जो है 8 होती है। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है वो है नाउन। और नाउन से ही स्टार्टिंग होती है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो नाउन से रिलेटेड आते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। उसके बाद दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन ही है, बस प्रॉपर्टी ऑफ नाउन है, इसी को ही प्रोनाउन कहेंगे। आगे चर्चा करेंगे। तीसरा जो वर्ड आता है पार्ट ऑफ स्पीच में वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं, तो एडजेक्टिव। उसके बाद आता है वर्ब। इसे आप सरल भाषा में वर्ब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्ध जो करेक्ट इंग्लिश है, करेक्ट हाउ टू करेक्ट जब स्पीच की बात आएगी तो इसे वर्ब बोलते हैं। वर्ब। उसके बाद अंग्रेजी की रीड की यही है, बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है ये वर्ब। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब। उसके बाद आएगा प्रपोजिशन। और उसके बाद आएगा कंजंक्शन। और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। और ग्रामर में सबका रोल है। मैंने कहा ना, सेंटेंस में कितने भी वर्ड आ जाएं, लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है। भले ही नाउन 4 बार यूज हो, प्रोनाउन 4 बार यूज हो, एडजेक्टिव 1000 बार यूज हो, वर्ब कितने भी बार यूज हो, लेकिन नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक ही एक सेंटेंस की या एक सेंटेंस की सीमा होती है। तो नाउन से लेकर हम इंटरजेक्शन का ही अध्ययन करते हैं। और पूरी ग्रामर में सबसे पहले बात करते हैं नाउन्स की। तो नाउन्स की अगर हम बात करें तो ये लैटिन भाषा से बना है। किससे? लैटिन भाषा से। और लैटिन लैंग्वेज के नोमेन से बना है। किससे बना है? नोमेन से। नोमेन्स का मीन्स होता है नेम। क्या होता है? नेम। नेम का मतलब वी कैन कॉल नेमिंग वर्ड। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। संज्ञा क्या है? एक नाम बतलाने वाला शब्द है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि का नाम हो सकता है। यही नाउन है।
नाउन की अगर हम बात करें तो नंबर के अकॉर्डिंग इसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के नाम से भी जाना जाता है इन्हीं के। इसी प्रकार से नाउन के एक पोजीशन को लेकर इसे कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट भी माना जाता है। एक कॉन्क्रीट नाउन होती है, एक नॉन कॉन्क्रीट होती है। इसके अलावा एनिमेट और इनएनिमेट के नाम से भी जाना जाता है, सजीव और निर्जीव के नाम से। हालांकि बेसिकली इंग्लिश जो नाउन्स है इसके 4 काइंड है, 5 काइंड है, 5 प्रकार है नाउन्स के। सबसे पहला आता है कॉमन नाउन आती है, प्रॉपर नाउन आती है, कलेक्टिव नाउन आती है, मैटेरियल नाउन आती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। ये 4 ऊपर की कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मैटेरियल नाउन, इन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। बल्कि अगली जो लास्ट वाली एब्स्ट्रैक्ट है इसे नॉन कॉन्क्रीट भी बोला जाता है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते। नाउन वाले टॉपिक में हम इसे विस्तार से अध्ययन करेंगे। 30 घंटे का लेक्चर वीडियो है कम से कम नाउन्स के बारे में ही। उन्हें हम अलग अलग छोटे छोटे सीरीज में वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम बात कर रहे थे नाउन्स के प्रकार की। तो नाउन सामान्यतः 5 प्रकार की है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यही नाउन के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके 10 नाम और मिलते हैं, जैसे वेरिएबल नाउन, इनवेरिएबल नाउन, समेशन नाउन्स, म्यूटेशन नाउन्स, वॉइसिंग नाउन्स, रेगुलर प्लूरल, इर्रेगुलर प्लूरल, ड्यूरो प्लूरल, कंपाउंड प्लूरल, फॉरेन प्लूरल, ये सब नाउन के ही नाम हैं। इनकी चर्चा हम नाउन्स वाले टॉपिक में विस्तार से करेंगे। बात करते हैं प्रोनाउन की। देखा जाए तो वही सेम स्ट्रक्चर है, बस प्रो शब्द लगा हुआ है। अगर इसमें देखा जाए तो प्रो शब्द लगा हुआ है। प्रो का मतलब हम वी कैन से दैट इजीली भाषा में कहें तो प्रॉपर्टी ऑफ नाउन, जो संज्ञा की प्रॉपर्टी है वही प्रोनाउन कहलाएगी। यानी कि प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड, इट इज रिप्लेस टू नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जिस प्रकार से एक पिता के बाद पूरी संपत्ति जो होती है वो बेटा के नाम जाती है, ठीक इसी प्रकार से नाउन के रिप्लेस को करने वाला जो वर्ड है वो ही प्रोनाउन है। और यही प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इस प्रो का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ नाउन। तो प्रॉपर्टी ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम बात करें हिंदी में इसे सर्वनाम बोला जाता है और इसके 11 प्रकार हैं। इंग्लिश में 11 प्रकार है, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और ये तुम्हारे 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इन प्रोनाउन के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आती है एडजेक्टिव की बात। एडजेक्टिव एक क्वालिफाई वर्ड होता है या मॉडिफाई वर्ड होता है, और ये किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन और प्रोनाउन को। हिंदी में इसे हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषता बतलाएगा संज्ञा और सर्वनाम की। तो एक एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाई और मॉडिफाई वर्ड, इट इज क्वालिफाइड टू नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव के 10 प्रकार हैं और इन्हीं 10 प्रकारों के फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ एडजेक्टिव के अन्य नाम भी हैं, जैसे ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इनहेरेंट एडजेक्टिव है, नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव है, सेंट्रल एडजेक्टिव है, लिमिटर एडजेक्टिव है, डोमिनल एडजेक्टिव है। ये सब एडजेक्टिव के नाम है। हालांकि अलग से भी नाम है, जैसे डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, एक तुम्हारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। इनकी चर्चा हम करेंगे विस्तार से। फिलहाल बात करते हैं वर्ब की। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब यहाँ पर शाब्दिक रूप में से क्रिया बोलते हैं, बट इट इज नॉट एक्सप्लेन टू एक्शन। ये केवल एक्सप्लेन को ही ये वर्ड केवल एक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि एक्शन के साथ स्टेट और कंडीशन को भी बताती है। तो वर्ब इज ए वर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम, कंडीशन और एक्शन। 3 चीजों को रिप्रेजेंट करती है, टाइम, कंडीशन और एक्शन। यानी कि समय, स्थिति और कार्य। तो ये 2 चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। समय के साथ या तो स्थिति की बोध कराएगी या समय के साथ तुम्हारा एक्शन को बोध कराएगी। तो यहाँ पर समय के साथ या तो स्थिति आएगी, कंडीशन या एक्शन, क्योंकि कुछ वर्ब यहाँ पर क्या है, नॉन एक्शन वर्ब भी होती है। तो उन आधार पर वो कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, और जिसमें एक्शन होता है उन्हें, अब यही वर्ब है और इनकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। देयर आर 36 नेम्स ऑफ वर्ब। वर्ब के जो नाम है वो 36 हैं।
कितने हैं? 36 हैं। इनकी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। वर्ब के जैसे कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग नाम है। डायनेमिक वर्ब है जिसमें एक्शन क्या है होता है, एक्शन होता है। डायनेमिक वर्ब होती है, स्टेटिक वर्ब होती है, वॉलंटरी वर्ब होती है, नॉन वॉलंटरी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, कॉन्क्लूसिव वर्ब होती है, नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब होती है। इसी प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑर्डिनरी वर्ब होती है, एनोमलस फाइनाइट होती है, ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, डी ट्रांजिटिव होती है। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, वीक वर्ब होती है, एक्टिव वर्ब होती है, पैसिव वर्ब होती है, एक्सटेंसिव वर्ब होती है, इंटेंसिव वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब होती है, इर्रेगुलर वर्ब होती है। इसी प्रकार से मार्जिनल ऑर्डर और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होती है। मार्जिनल के अलावा प्रिंसिपल मॉडल ऑक्सिलरी होती है। बहुत सारी वर्ब हैं। इन सब की विस्तार से हम चर्चा करेंगे वर्ब वाले टॉपिक में, जहां पर हम आपको टेंस सिखाएंगे, एक्टिव पैसिव सिखाएंगे और इसके अलावा जो भी तुम्हारे टॉपिक बनते हैं वर्ब से रिलेटेड उन सब का अध्ययन कराएंगे। बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्रिया विशेषण शाब्दिक रूप में हम बोल सकते हैं, लेकिन ये एडवर्ब 3 चीजों की विशेषता बतलाता है। ये भी एक तरह से मॉडिफाई वर्ब है, मॉडिफायर वर्ड है। मॉडिफायर बोल सकते हैं, क्वालिफायर भी बोल सकते हैं। तो एडवर्ब इज ए मॉडिफाइड वर्ड, इट इज मॉडिफाइड टू एडजेक्टिव, वर्ब एंड इटसेल्फ। यानी कि विशेषण, क्रिया विशेषण और अपने आप की जो विशेषता बतलाता है वही एडवर्ब कहलाता है। ठीक है ना साहब? उसके बाद आता है प्रपोजिशन। क्या आता है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन की बात करें तो इसे प्रीपोजिशन, जो पहले पोजीशन ले, किससे? नाउन और प्रोनाउन से। तो नाउन संज्ञा और सर्वनाम से पहले जो वर्ड यूज होता है सेंटेंस में और एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, यही क्या कहलाता है? प्रपोजिशन। सबसे एक तरह से इंग्लिश में सबसे खतरनाक टॉपिक माना जाता है प्रपोजिशन, डायरेक्ट शनिदेव की तरह माना जाता है। इसकी हम विस्तार से प्रपोजिशन वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। अंग्रेजी में हम जनरली, क्योंकि इन सभी 8 पार्ट ऑफ स्पीच को एक ग्रह की भांति मानते हैं। ग्रह का मतलब जिनके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं हो, छोड़ो यार वो तो दूर के ग्रह ऐसे बोलते हैं। तो हमारे राजस्थान में ये सब दूर के ग्रह की समान ही माने जाते हैं और उनमें ये शनिदेव है, यानी कि न्याय प्रिय देवता है। न्याय प्रिय का मतलब है कि यदि आपने प्रपोजिशन ठीक से पढ़ा है तो ही जवाब दे सकते हैं, वरना इसका जवाब नहीं दे सकते, तीर तुक्का चला ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस क्लास में उनको नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी हम अलग से विस्तार से क्लास लेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो प्रपोजिशन फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, 2-4 सेंटेंसों का आप अनुमान लगा के भी देख लो कि इसमें क्या प्रपोजिशन आना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है, शी वेंट होम। अब अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप प्रपोजिशन का आंसर दे सकते हैं, जैसे एट है, टू है, या फिर वाई है, या फिर कोई और लगा दें, इन है। ये 4 प्रपोजिशन आप देख सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। जनरली आप टू लगाएंगे लेकिन टू नहीं आता, यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, क्योंकि होम वर्ड की जानकारी जान आप आवश्यक है। क्योंकि एडवर्ब क्या है? कभी भी प्रपोजिशन किसी एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि होम शब्द के 2 यहाँ पर यूजेस हैं। एक तो एडवर्ब होता है और एक होता है तुम्हारा नाउन। और जब होम नाउन की तरह यूज होता है तो ये प्रपोजिशन को ले सकता है, क्योंकि प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई कर सकता है, ना कि किसी एडवर्ब को। बहुत रेयर चांस है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किन कंडीशन में नहीं लगा, इनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे पाकिस्तान अटैक, पाकिस्तान अटैक, अगर ये सेंटेंस आ जाए पाकिस्तान अटैक और यहाँ पर लिख दे इंडिया, तो यहाँ पर भी जनरली आप लोग ऑन लगाएंगे, जबकि यहाँ पर भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि अटैक, आंसर, अप्रोच और कुछ और वर्ब है जैसे इम्प्रेस्ड है, इनके बाद कभी भी कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। लेकिन यही वर्ड नाउन की तरह फंक्शन यूज हो तो इनके सबके साथ ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है।
खैर प्रपोजिशन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखना है आपको, कि बस इतना समझना है कि ये डायरेक्ट एक तरह से शनिदेव है, न्यायप्रिय पढ़ा है तो ही आंसर दे पाते, वरना तीर तुक्का नहीं चला सकते। और कुछ वर्ड ऐसे जो अपनी तरफ से डिफरेंट प्रपोजिशन को फॉलो करते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन जोड़ने वाला है, संयोजक कहलाता है। ये दो चीजों को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसों को जोड़ सकता है, दो सब्जेक्टों को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो एक्शन को जोड़ सकता है। तो यहाँ पर कनेक्टिव कह सकते हैं हम कंजंक्शन को। और कंजंक्शन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, लगभग 50। तो मित्रों, हम इंटरजेक्शन की बात कर रहे थे। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक होते हैं, सम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले जितने भी वर्ड हैं वो इंटरजेक्शन है। अलास है, हुर्रा है, अचानक कोई घटना घट जाए तो अनायासी मुंह से जो शब्द निकलेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन। हमारे यहाँ तो हिंदी में इंटरजेक्शन निकलते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी इंटरजेक्शन होते हैं। जस्ट सपोज करो कि भारत को जीतने के लिए आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए और सामने हो विराट कोहली और आगे से लग जाए छक्का, तो आपके मुंह से जो शब्द होगा वही इंटरजेक्शन होगा। ठीक है ना? हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, अलास, आई हैव रूइन्ड माय सेल्फ। ये इस प्रकार के शब्द हाय हाय हिंदी में बोलते हैं आप, इंग्लिश में इंटरजेक्शन होते हैं। तो मित्रों, ये पूरे पार्ट ऑफ स्पीच थे। प्रोफेसर यहाँ पर जैस्पर्सन इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के 2 टाइप हैं, 2 भाग हैं। और वो 2 टाइप हैं, जैसे हम एक तो बोलते हैं ओपन वर्ड क्लास, ओपन वर्ड क्लास, और दूसरे होते हैं क्लोज वर्ड क्लास। इन्हें वो वर्ड क्लास की श्रेणी में रखते हैं। ओपन वर्ड क्लास को मेजर वर्ड क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर वर्ड क्लास। और क्लोज वर्ड क्लास को माइनर वर्ड क्लास बोलते हैं। क्या बोला जाता है? माइनर वर्ड क्लास। यानी कि इंग्लिश में जो नए शब्द आसानी से इंक्लूड हो रहे हैं वो सारे के सारे जो वर्ड होंगे ओपन वर्ड क्लास के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब से इंग्लिश बनी है तब से लेकर आज तक कोई भी नया वर्ड जिसमें इंक्लूड नहीं हो वो सारे के सारे क्लोज या माइनर वर्ड क्लास में होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोनाउन है, आपने प्रोनाउन जब से पढ़े तब से लेकर उतने ही, वो अलग बात है कि आपने कम पढ़े, लेकिन देखा जाता तभी आप डिटेल से पढ़ लेते। तो 11 प्रोनाउन के अलावा 12वां प्रोनाउन नहीं है, चाहे वो पर्सनल से लेकर इंटरजेक्शन वाले प्रोनाउन की बात हो। तो कहने का भाव है, जैसे आप एक और आता है क्लोज वर्ड क्लास में डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन में कोई भी नया वर्ड इंक्लूड नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एएनडी है, एएनडी का एक तरह से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। किस में आते हैं? डेमोस्ट्रेटिव। प्रपोजिशन है, ये भी क्लोज वर्ड क्लास में आते हैं। कंजंक्शन है, ये भी क्लोज वर्ड क्लास में आते हैं। लेकिन ओपन वर्ड क्लास में फॉर एग्जांपल नैनो का आविष्कार हुआ। किसका? नैनो का। तो नैनो क्या है? एक नाउन है। तो नाउन किस में आ गया? ओपन वर्ड क्लास में। किस में आ गया? ओपन वर्ड क्लास में चला गया। अब यही नैनो जो है, इससे एक शब्द बना नैनो इस। तो नैनो इस क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक है? इसी प्रकार से नैनोइंग यानी कि आईएनजी लगाकर इसे मेन वर्ब की तरह यूज करा रहे हैं कि नैनो कार को चलाना, छोटी स्मॉल कार को चलाना, मेड विच इज मेड इन इंडिया, जो इंडिया में निर्मित होती है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ डिस्कवरी हो रही है, इन्वेंशन हो रहे हैं, वो सब के सब नाउन और उससे रिलेटेड एडजेक्टिव और उससे रिलेटेड मेन वर्ब बनती है। लेकिन कुछ हमारी 24 जो वर्ब है जिसे हम एक तरह से फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, उन फाइनाइट वर्ब आज भी क्लोज वर्ड क्लास में आती है। किस में आती है? क्लोज वर्ड क्लास में। उनकी हम चर्चा आगे करेंगे विस्तार से। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।